कैसे हो? आशा है सभी लोग ठीक ठाक होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। इससे पहले हमने बात करी थी कि क्षारों के भौतिक गुण क्या होते हैं, कि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कसैले होते हैं। ठीक, क्षारों का जो स्पर्श होता है वो साबुन की तरह होता है स्पर्श उनका। क्षार जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो वो क्षारों के कुछ भौतिक गुण थे। आज हम बात करेंगे कि जो क्षार हैं उनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला रासायनिक गुण आता है कि धातुओं से क्रिया। यदि किसी क्षार की किसी धातु से क्रिया की जाए तो क्या होगा। जो क्षार है वो सभी धातुओं से क्रिया नहीं करते हैं। कुछ ऐसी सक्रिय धातुएं होती हैं, बॉर्डर लाइन एलिमेंट जो हैं, कुछ सक्रिय धातुएं हैं जिनसे क्षार क्रिया करते हैं। तो जब हम किसी भी क्षार की क्रिया किसी सक्रिय धातु के साथ करते हैं, बहुत अधिक सक्रिय, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इन सक्रिय धातुओं से, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, जो बॉर्डर लाइन एलिमेंट है, सक्रिय धातु नहीं, जो बॉर्डर लाइन एलिमेंट होती है सामान्यतया, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक है, उनसे जब हम किसी क्षार की क्रिया कराते हैं तो वही जो जैसे अम्ल में होता था कि लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती थी, वही यहां भी होता है कि यदि हम किसी सक्रिय धातु की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं, जैसे हम कोई धातु है हमारे पास जिंक, एल्यूमिनियम जैसी, उसकी क्रिया हम किसी क्षार से करा रहे हैं, तो हमारा एक पदार्थ बनेगा लवण और दूसरा पदार्थ होगा आपकी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। एक गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस, जिसकी उपस्थिति कैसे बताते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती या माचिस लेके जाओ तो पॉप साउंड के साथ या फटफट की आवाज के साथ वो गैस जलने लगती है। जैसे अब हम धातु ले रहे हैं, सपोज करो हमारे पास जिंक धातु है, हमारे पास एल्यूमिनियम धातु है, तो जब हम किसी जिंक या एल्यूमिनियम धातु की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं, जैसे NaOH, हम अगर जिंक और एल्यूमिनियम धातु की क्रिया किसी क्षार से करा रहे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक लवण बनेगा जिसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये एक प्रकार का लवण है और उसके साथ साथ कौन सी गैस बाहर निकलेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो इसको हमको बैलेंस करना है और ये बैलेंस हो गई कि Zn प्लस ट्वाइस NaOH क्या बना आपका Na2ZnO2, जिसको हमने कहा सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट से जब आपकी सोडियम जिंकेट बना और उसके साथ साथ एक गैस भी निकली, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही हमारा दूसरा जो पदार्थ है वो हमारा क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम एल्यूमिनियम से करा रहे हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम की क्रिया की जाती है तो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2। NaAlO2 और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। इसका है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसे कहा जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जब इस अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं, अब इस अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ट्वाइस Al ट्वाइस NaOH, ये बनाएंगे ट्वाइस NaAlO2 अर्थात सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेंगी थ्राइस H2। 3 अणु आपके हाइड्रोजन गैस के बाहर निकल गए। ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई होगी। 2 एल्यूमिनियम के परमाणु, 2 एल्यूमिनियम के परमाणु, 2 सोडियम, 2 सोडियम, ऑक्सीजन आपकी 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 है। तो इस प्रकार जब हम किसी भी धातु की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो हमारा एक तो बनता है लवण और दूसरा बनता है आपका हाइड्रोजन गैस। अब हम दूसरा गुण पढ़ते हैं कि जब हम किसी क्षार की क्रिया, पहले हमने कहा जब हमने किसी क्षार की क्रिया धातु से कराई, अब हम किसी क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड से क्रिया करा रहे हैं, यानी क्षार व अधातु ऑक्साइड की क्रिया, क्षार व अधातु ऑक्साइड की क्रिया।
ये जब हमने अम्ल के गुण पढ़े थे तो वहां पर हमने क्या कहा था कि जो धातु ऑक्साइड होता है, धातुओं का जो ऑक्साइड होता है, जैसे Na2O है, MgO है, या कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ये सारे के सारे कैसे होते हैं आपके, इनकी प्रकृति होती है क्षारीय। इसी प्रकार जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, जो भी आपके अधातु ऑक्साइड हैं, वो सारे की अधिकतर अधातु ऑक्साइड आपके कैसे होते हैं, उनकी प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति होती है। जैसे अधातु ऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन एक अधातु है और कार्बन का जो ऑक्साइड है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर अधातु है, तो सल्फर अधातु है तो ये अधातु का ऑक्साइड है SO2, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो जब हम किसी क्षार की क्रिया किसी अधातु ऑक्साइड से करा रहे हैं, अर्थात क्षार की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, किसी अम्लीय पदार्थ से करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, अम्ल और क्षार मिलकर बनाते हैं लवण और जल। अर्थात हमारे पास एक पदार्थ है क्षार और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, अधातु ऑक्साइड से, क्षार धन अधातु ऑक्साइड। और हमको पता है अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। अर्थात हम क्रिया किसकी करा रहे हैं, अम्ल और क्षार की। तो जब किसी अम्ल और क्षार की क्रिया की जाती है तो हमारा क्या बनता है, लवण और जल। यहां भी हमारा एक पदार्थ बनेगा लवण और दूसरा पदार्थ बनेगा जल, क्योंकि अधातु ऑक्साइड आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब जैसे उदाहरण लेते हैं हम, इसके लिए कुछ एक दो उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास क्षार सपोज करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, ये एक क्षार है जिसको हमने नाम दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया हम किसी अधातु ऑक्साइड से कर रहे हैं जो कैसी प्रवृत्ति का है, अम्लीय प्रवृत्ति का है। अब देखिए क्या होगा, एक तो हमारा लवण बनेगा, लवण क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है एक लवण, और दूसरा पदार्थ आपका क्या बन जाएगा, H2O यानी जल। तो जब हम किसी क्षार की क्रिया किसी अधातु ऑक्साइड से कराते हैं जो कैसी प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय, तो हमारा लवण और जल बनता है। ऐसे ही देखिए हम फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार की क्रिया CaOH का होल ट्वाइस, इस क्षार की क्रिया हम सल्फर डाइऑक्साइड से करा रहे हैं जो कि एक अधातु ऑक्साइड है, इसलिए कैसी प्रवृत्ति का है, अम्लीय प्रवृत्ति का। तो क्या बनेगा हमारा, लवण। अब लवण क्या होगा, देखिए लवण क्या होगा, आपका लवण होगा कैल्शियम सल्फेट, क्या होगा, या कैल्शियम सल्फाइड कहते हैं, CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड प्लस H2O, यानी ये आपका बना लवण और ये आपका बन गया क्या, जल। तो ये लवण क्या है आपका, कैल्शियम सल्फाइड। तो आपके एक पदार्थ बनेगा लवण और दूसरा पदार्थ क्या होगा आपका, जल होगा। अब हम तीसरे गुणों की तरफ आते हैं कि जब हम किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण, अब हम तीसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण यानी अम्ल के प्रभाव को क्षार निरस्त कर देगा। अगर एसिड गिर जाता है कहीं पर भी, सामान्यतः कहा जाता है कि यदि कहीं पर एसिड गिर गया तो वहां पर थोड़ा सा बेस लगा दो, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस लगाओगे तो उससे भी जलन होगी। कोई दुर्बल क्षार वहां पर लगा दे तो अम्ल का प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यदि पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो आप कह सकते हैं जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया की जाती है तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात हमारे पास एक घटक क्या है, अम्ल, और दूसरा घटक क्या है आपके पास, क्षार है, और आप इन दोनों की क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, लवण और जल। ये अभी इससे पहले वाली अभिक्रिया में हमने बात भी की थी कि जो क्षार है
उसकी क्रिया हमने अधातु ऑक्साइड से कराई थी जो अम्लीय प्रकृति का होता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, अम्ल क्या है, सपोज करो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है। तो लवण बनेगा, लवण क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या बना, लवण, और इसके साथ साथ बाहर क्या हो जाएगा आपका H2O यानी जल। तो जब आप किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो आपका लवण और क्या बनता है, जल, और ये अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप कोई सा भी अम्ल ले लीजिए, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं H2SO4, इसकी क्रिया हम किसी दूसरे क्षार से करा देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा आपका, लवण बनेगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4, लवण क्या बन गया, K2SO4, और आपके 2 अणु जल के बाहर हो गए। तो हमने अम्ल की क्रिया क्षार से कराई और हमारा क्या बना, लवण जो है पोटेशियम सल्फेट, और दूसरा पदार्थ क्या बन गया, जल। अर्थात जब भी किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से की जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। अब इस चैप्टर में आपके 1-2 प्रश्न भी हैं कि जैसे जो पीतल और कॉपर के जो बर्तन है, तांबे और पीतल के बर्तन में एक प्रश्न है, आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में देखना कि पीतल और जो कॉपर के बर्तन हैं उनमें दही और अन्य खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाता। दही को सामान्यतया पीतल के बर्तन में नहीं रखा जाता। उसके पीछे कारण क्या है कि पीतल क्या है, एक धातु है, मिश्र धातु है, ऐसी कॉपर भी क्या है, धातु है, और दही में क्या होता है, अम्ल। तो जो दही का अम्ल है वो उस धातु से क्रिया करके हानिकारक पदार्थों का निर्माण करता है और दही का टेस्ट खराब हो जाता है। इसीलिए दही को पीतल और कॉपर के बर्तनों में नहीं जमाया जाता। आप इसका आंसर अगर देना चाहें तो आप क्या आंसर देंगे कि दही और अन्य खट्टे पदार्थों में अम्ल उपस्थित होते हैं, और जो पीतल है या जो कॉपर है वो एक धातु है, और दही में उपस्थित खट्टा पदार्थ या अम्ल इस धातु से क्रिया कर कुछ विषैले पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए दही और अन्य खट्टे पदार्थों को कॉपर और पीतल के बर्तनों में नहीं रखते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। तो हमने पहले ही कहा है जब किसी धातु की किसी अम्ल से क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी धातु है, जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, यानी जिनकी सक्रियता हाइड्रोजन से अधिक है। यदि किसी धातु की सक्रियता हाइड्रोजन से कम है तो वो हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त नहीं करेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम किसी एक अम्ल को, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपकी किताबों में दिया होगा कि जब हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो क्या होता है। इसी प्रकार जब किसी क्षार को जल में घोला जाता है तो क्या होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अम्ल की जलीय विलयन में प्रतिक्रिया, अम्ल की जलीय विलयन में प्रतिक्रिया, कि जब हम किसी अम्ल को जलीय विलयन में डालते हैं तो क्या होता है। ये हमने बात की है कि अगर किसी अम्ल को जलीय विलयन में डाला जाए तो H पॉजिटिव आयन उत्पन्न होते हैं। H पॉजिटिव आयन उत्पन्न होते हैं। आप किसी भी अम्ल को अगर जल में घोलते हैं, किसी भी अम्ल को, चाहे वो HCl हो चाहे H2SO4 हो, कोई सा भी, यदि उसको आप जल में घोलते हैं तो ही H पॉजिटिव आयन उत्पन्न होंगे। जैसे HCl है, यदि ये शुष्क HCl है यानी इसमें पानी नहीं है तो इसमें कभी भी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन नहीं बनेंगे, यानी ये प्रतिक्रिया नहीं होगी। समझ रहे हैं कि शुष्क HCl कभी भी H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करती है। H पॉजिटिव आयन कब उत्पन्न होंगे, जब आप HCl को किस में घोलेंगे, जल में। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जल में डाला तो क्या उत्पन्न हो जाएंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यानी किसी अम्ल द्वारा H पॉजिटिव आयन तभी उत्पन्न किए जाते हैं जब उसको जल में घोला जाएगा। इसी से संबंधित एक प्रश्न भी है, आप कॉपी में देखना कि शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है। जो शुष्क HCl गैस है वो लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती है, इसका आंसर भी यही है कि नहीं बदलती है। क्यों,
क्योंकि शुष्क HCl कभी भी H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या है कि शुष्क HCl गैस H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करती है, जिसके कारण लिटमस का रंग नहीं बदलता है। क्योंकि अम्ल का अम्लीय व्यवहार कब दिखाई देगा, जब वो क्या उत्पन्न करेगा, H पॉजिटिव। यदि कोई अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करेगा तो वो नीले लिटमस को लाल में बदलेगा। अगर H पॉजिटिव आयन उत्पन्न ही नहीं होंगे तो लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगा। तो शुष्क HCl गैस H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करती है, जिसके कारण लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। यदि HCl गैस को हम जल में घोल दें तो लिटमस पेपर का रंग चेंज होगा। इसी प्रकार जब हम किसी क्षार को, देखो हमने बात की कि अम्ल को जल में घोलने पर क्या हुआ, कि जब हमने किसी अम्ल को जल में घोला तो H पॉजिटिव आयन उत्पन्न हुए। इसी प्रकार जब हम किसी क्षार को जल में घोलते हैं, जब हम किसी क्षार को जल में घोलते हैं तो OH आयन उत्पन्न होते हैं। जैसे आपका NaOH है, ये एक क्षार है, इसको यदि हम जल में मिलाते हैं तो ये कौन सा आयन दे देगा, हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगा। Na पॉजिटिव और दूसरा क्या मिला, OH नेगेटिव आयन। अर्थात OH नेगेटिव आयन कब उत्पन्न होंगे, जब आप क्षार को किस में घोलोगे, जल में। यदि आप किसी क्षार को जल में नहीं घोल रहे हो तो OH आयन नहीं मिलेंगे। अब सारे जो क्षार हैं वो जल में नहीं घुलते हैं। गौर से सुनिएगा कि जितने क्षार हैं वो सारे के सारे जल में नहीं घुलते हैं। कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जल में अविलेय रहते हैं। तो जो क्षार जल में घुल जाते हैं उन्हें एक अलग नाम दे दिया जाता है क्षारक। अल्काली बोला जाता है अंग्रेजी में, इसको बोला जाता है अल्काली या क्षारक। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। तो क्षार तो है जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार। लेकिन क्षारक क्या है, ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्षारक। तो क्षारक की परिभाषा हो गई कि जल में घुलनशील जो क्षार होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षारक कहते हैं। ठीक, तो हमने बात करी कि क्षार के क्या क्या गुण होते हैं, क्षार को जब हम जल में घोलते हैं या अम्ल को जल में घोलते हैं तो क्या होता है। आशा है समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।